जाते नजर आते हैं। अपने पुरखों की दी हुई पाकिस्तान का दिल, मशरिक़ का पेरिस और बागों का शहर लाहौर। अल-बैरूनी ने अपनी किताब में इस शहर को लोहावर लिखा है। हज़रत दाता गंज बख्श ने अपनी किताब कश्फुल माजूब में इस शहर को लाहावर लिखा है। संस्कृत में आवार का मतलब है किला, लोहावर का मतलब हुआ लौह का किला। कहते हैं राम के बेटे लौह के नाम पर इस शहर का नाम लाहौर हो गया। लाहौर एक बहुत ही कदीम शहर है। तो कहा यह जाता है कि जब राम ने अयोध्या में दोबारा हुकूमत कायम की तो उसके बाद उन्होंने अपनी बीवी को, सीता को, वहाँ से वाल्मीकि के साथ रुखसत कर दिया और उसके बाद उनके बेटे जो लोह और कसू थे, कसू जिन्होंने कसूर शहर की संगे बुनियाद रखी और लोह जिन्होंने लाहौर शहर बनाया, वो दोनों भी वहाँ से बाप से इजाज़त लेके रुखसत हुए। तो जब वो लाहौर आए तो उन्होंने यहाँ शहर बनाने का इरादा किया दरिया को देखकर। उस वक्त दरियाए रावी का कुछ एक कदीमी नाम था और उन्होंने उसके करीब खड़े होकर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई और सोचने लगे कि कैसा शहर बनाया जाए। तो रावी ने उनसे पूछा, दरियाफ्त किया कि आप कैसा शहर चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो शहर बनाऊँ वो ऐसा हो कि जिसमें कभी कोई शाम गम ना हो और जिसमें रौनक हो और लोग ज़िंदा दिल हों और कभी उदास ना हों और उनके दिल और शहर जगमगाता नज़र आए। तो रावी ने कहा ऐसा तो मुमकिन नहीं होता। तो उन्होंने सादगी से कहा कि आपने पूछा था तो हमको तो ऐसा ही चाहिए। तो दरिया को उनके ऊपर तरस भी आया, उनसे मोहब्बत भी हुई। तो उसने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि जो आपने यहाँ मंदिर का संगे बुनियाद रखा है, इसके ऊपर से दूध डाल के तो मेरे अंदर डालते जाइए और मैं ता क़यामत इस शहर के तमाम गम अपने अंदर समो लूँगा और इस शहर के लोग हमेशा ज़िंदा दिल रहेंगे। लाहौर शहर कब से सफ़ाए हस्ती पर मौजूद है। दुनिया के तमाम कदीम शहरों की तरह इस शहर की तारीख भी बहुत सी पुरस्रारियत और देवमालाई किस्सों में घिरी हुई है। लाहौर का तस्करा सबसे पहले 10वीं सदी ईस्वी में लिखी गई मशहूर तसनीफ हदूदुल आलम में आया है, जिसमें कहा गया है कि लाहौर ऐसा शहर है जिसमें पुरशिको मंदिर, कुशादा बाजार, वसी रकबे पर फैले बागात मौजूद है। 1002 ईस्वी में लाहौर गजनवी सल्तनत का हिस्सा बन गया। 1586 ईस्वी में शहनशाह अकबर ने मुगल सल्तनत का दारुल खिलाफा लाहौर मुंतकिल कर लिया। अकबर के बाद आने वाले बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने भी लाहौर को मरकजी अहमियत दी और ये शहर सकाफती तौर पर उभर कर सामने आया। मुगल दौर के बाद सिख दौर में महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को पंजाब सल्तनत का दारुल खिलाफा बनाया। बरतानवी अहद में भी इस शहर की तामीरात में इजाफा हुआ और इसकी सकाफती हैसियत मजबूत होती चली गई। मौजूदा शहर लाहौर पर मुगलिया दौर की छाप वाज़े नज़र आती है। गो के मुगलिया दौर के बाद आने वाले सिख और बरतानवी अदवार के नकूश भी इस शहर में हमें आसानी से मिल जाते हैं, मगर इस शहर की रवायात, सकाफत और फ़न तामीर की मिरास को सही मानों में जिला मुगलिया दौर ने बख्शी। पुराने वक्तों के शहर अपने किलों के इर्द गिर्द बसा करते थे। लाहौर शहर की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। लाहौर शहर के कुल 13 दरवाजे थे और तमाम दरवाजे बिलाखिर इस शाही किले तक आन पहुंचते थे।
जैसे दरियाए टेम्स के बगैर लंदन और दरियाए सेन के बगैर पेरिस अधूरा है, इसी तरह रावी के बगैर लाहौर अधूरा है। पुराने वक्तों में रावी किला लाहौर की दीवार के साथ बहता था। लोग कश्तियों से उतरकर खिजरी दरवाजे से शहर के अंदर दाखिल होते थे। हजरत खिज्र के बारे में मशहूर है कि वो दुनिया के तमाम आबी रस्तों के निगरान हैं और वो इसी दरवाजे से शहर लाहौर के अंदर दाखिल हुए थे। तब से शहर का दाखिली दरवाज़ा खिजरी दरवाज़ा कहलाया जाने लगा। रंजीत सिंह के दौर में 2 शेर पिंजरों में बंद करके दरवाजे पर रख दिए गए। तब से खिजरी दरवाज़ा शेरां वाला दरवाज़ा कहलाया जाने लगा। सन 1981 में इस तारीखी कॉम्प्लेक्स को बशमूल शालामार बाग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बनाया गया और इसको आलमी विरसे का दर्जा दिया गया। विरासत वो है जो हमें अपने बुज़ुर्गों से, अपने पुरखों से ट्रांसफ़र होती है चीज़, और वो हम गौर नहीं करते, वो उसी से हमारी ज़िंदगी की एक शक्ल, एक रंग रूप बनता है। और जब आप ये कहते हो कि जी ये वर्ल्ड हेरिटेज है, तो इससे मुराद ये होती है कि वो दुनिया भर तस्लीम करती है कि ये कोई बहुत ही ख़ास चीज़ है। सारी बात है समझ की और वैल्यू करने की। अगर आप अपनी हेरिटेज को वैल्यू करेंगे तो तभी उसको संभालेंगे, तभी उसको परवान चढ़ाएंगे। घर में अगर अपने बुज़ुर्गों की कोई चीज़ है, एक पुराना कोई बर्तन है, तो अगर मुझे उससे एक दिलचस्पी, रग़बत, एहतराम, शौक़ है, तो मैं उसको सजा के हर वक्त रखूँगा, सीने से लगाए रखूँगा। लेकिन अगर नहीं है तो मैं शायद उसको बोलूँ ये तो अब पुराना हो गया, इसको छोड़ो। तो इसी तरह से जब आप एक पूरे मुल्क की तरफ देखते हैं तो वो जो एक हमारा एक कॉमन एक विरसा बनता है जो हमें सदियों से हमारे पास है और जिसकी हम हिफाजत करते हैं या जिसकी हमें करनी चाहिए हिफाजत, क्योंकि वो हम लोग कस्टोडियंस होते हैं उसके, तो वो भी उसी पहलू के अंदर आपको मतलब देखना पड़ता है ना। लफ्ज़ किला के मानी हिसार और हिफाजत से जा मिलते हैं। फ़ौजी ज़रूरियात और रिहाइश के लिए दुनिया भर में किले तामीर करवाए जाते थे। इसी तरह लाहौर के अंदर भी एक किला तामीर करवाया गया जिसको शाही किला कहा जाता है। जहाँ पर शाही किला मौजूद है, दरअसल ये दरियाए रावी के किनारे एक मसनूई टीला हुआ करता था जो कि बाकी शहर की सतह से काफ़ी ऊंचा था। इसी वजह से ये मकाम हर दौर में किले की तामीर के लिए एक निहायत मौजू मकाम माना गया। शाही किला की तारीख वैसे तो ज़माने कदीम से जा मिलती है, लेकिन इसकी मौजूदा शक्ल में तामीर मुग़ल शहनशाह अकबर आज़म के दौर में करवाई गई थी। शहनशाह अकबर ने इस मकाम पर मौजूद कच्चे किले की जगह एक पक्की ईंटों का किला तामीर करवाया जिसको हम आज भी देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने किले की एक्सपेंशन भी करवाई थी और तमाम शहर के इर्द गिर्द एक फसील तामीर करवाई थी। शहनशाह अकबर के बाद आने वाले मुग़ल हुक्मरान भी इस किले की तज़ीनो आराइश में अपना हिस्सा डालते रहे और आज ये किला मुग़लिया दौर की फ़न तामीर की एक नहायत खूबसूरत मिसाल बनकर हमारे सामने खड़ा है। शाही किले को 2 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक इंतज़ामी हिस्सा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव विंग और एक रिहायशी हिस्सा यानी कि रेजिडेंशियल विंग। और ये हाथी पैर या हाथी सीढ़ियाँ ही वो दाखिली रास्ता है कि जहाँ से शाही ख़ानदान के अफराद हाथियों पर सवार होकर रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जाया करते थे। बरतानवी राज के दौरान इस दीवार के एक छोटे से हिस्से को गिराकर यहाँ पर एक दरवाज़ा तामीर करवाया गया। ये दरवाज़ा खुलता है परी महल या समर पैलेस के अंदर। इस महल को समर पैलेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महल के अंदर नहायत ठंडा टेम्परेचर रहा करता था और गर्मियों के मौसम में शाही ख़ानदान के अफराद अपना वक्त यहीं बसर किया करते थे। ओरिजिनली इस महल का एक ही दरवाज़ा था जो कि शीश महल के अंदर खुला करता था। शीश महल की भी अपनी एक कहानी है, तो आइए आपको वो कहानी भी सुनाते हैं।
कहते हैं कि शहंशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ महल से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। एक शब मलका ने ख्वाब में देखा कि वो सितारों के संग तैर रही हैं। जब उन्होंने अपना ये ख्वाब शहंशाह को सुनाया तो उन्होंने शीश महल की इमारत को तामीर करवाना शुरू करवाया। मगर अफसोस कि मलका इस इमारत में कदम रखे बगैर ही इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। इस इमारत की खूबसूरती ये है कि आप इसके अंदर खड़े होकर रात के वक्त भले ही सिर्फ 2 मोमबत्तियां रोशन करें, मगर इस इमारत के अंदर मौजूद शीशे के हज़ारों लाखों टुकड़े सितारों की तरह जगमगा उठते हैं। ये शीश महल की इमारत शाहजहां का अपनी लाडली मलका मुमताज़ महल के लिए उनकी ज़िंदगी में प्यार का इजहार था। इसी तरह आगरा में मौजूद ताज महल उनकी वफ़ात के गम का एक इजहार था। शीश महल और नौलखा महल के फर्श, दीवारों और झरोकों में लगे संगे मरमर पर प्राचीनकारी और पेट्रा आर्ट का हसीन काम नुमाया है। इस महल के पत्थरों पर सोने की पतली तह लगाई गई थी जिसे ग्लिट वर्क कहते हैं। छत कीमती पत्थरों और हज़ारों छोटे छोटे शीशों से ढकी हुई है। अब शीश महल लाहौर का जो है ये शायद पूरे पाक व हिंद में एक मुनफरिद हैसियत रखता है। तो लेकिन वक्त के साथ वो शीशा कारी जो है वो मखदूश होती गई, अब ख़राब हुई। उनमें से चंद एक शीशे गिरने शुरू हुए। हमने फिर अब उसको जो है सिर्फ शिकारपुर में एक ऐसी जगह है जहाँ से ये शीशे वाले साहब जो हैं उनको से रब्ता हुआ है और गिन गिन के एक एक मोल्ड जो है लाया जा रहा है। आगा खान ट्रस्ट को हमने अपने साथ इंगेज किया है। उनके माहिरीन जो हैं वो स्वीडन से, वो इटली से, मुख्तलिफ़ जगहों से आकर इसको ठीक कर रहे हैं। उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है। उसका एक प्रोटोटाइप, एक सैम्पल जो है वो अनकरीब मुकम्मल हो जाएगा, जिसके लिए फिर सब बड़े माहिरीन को बुलाया जाएगा ताकि वो उस पर कमेंट करें और फिर उसको आगे ले जाया जाएगा। सो हम कोई जल्दी में, उजलत में, तेज़ी में काम नहीं करते और ख़ास तौर पे जितनी नाजुक जगह है और इतनी मोतबर जगह है जैसे ये हमारा शीश महल है, इसके लिए हम उतनी ही मेहनत से काम कर रहे हैं। अगर आप किसी भी हेरिटेज साइट पर जाएं और वहाँ पर कंजर्वेशन का या प्रेजर्वेशन का काम चल रहा हो तो खुदारा उनके काम में मुदाखलत मत करें। वहाँ पर काम करने वाली टीम को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब मत करें। उनको अपना काम करने दें, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। शायद बहुत से लोगों के जहन में एक सवाल जन्म ले कि इतने बड़े किले में जहाँ पर इतने सारे लोग रहा करते थे, वहाँ पर आखिर बादशाह खुद कहाँ रहते थे? तो उस सवाल का जवाब भी आपके गोशगुजार किए देते हैं। इस वक्त मैं जिस इमारत के अंदर मौजूद हूँ ये ख्वाबगाह शाहजहानी है, यानी शहंशाह शाहजहां का बेडरूम है। ये बिल्डिंग 5 हिस्सों के अंदर तकसीम की जा सकती है और एक ज़माने में यही वो इमारत थी जहाँ पर शाहजहां अपने लाहौर के विज़िट्स के दौरान रुका करते थे। इस बिल्डिंग के अंदर किया गया खूबसूरत आर्ट वर्क और डिज़ाइन वर्क आज की तारीख़ में बहुत ज़्यादा मध्यम पड़ चुका है,
लेकिन इस बात की गवाही दे रहा है कि अपने जोबन पर यह किस कदर खूबसूरत मंजर बनाता होगा। शाहजहानी अहाते के पहलू में मौजूद है जहांगीरी अहाता। इस कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ तो दौरे अकबरी में हो चुका था, मगर इसकी कंप्लीशन हुई जब शहनशाह जहांगीर हिंदुस्तान के बादशाह थे। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर किया गया आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है लोकल हिंदुस्तानी आर्ट फीचर्स और डिज़ाइन फीचर्स से। इस कॉम्प्लेक्स के पिलर्स के ऊपर किया गया आर्ट वर्क दौरे अकबरी के अंदर पाए जाने वाली मजहबी हम आहंगी की नहायत खूबसूरती से तर्जुमानी करता है। यहाँ पर मौजूद आर्ट वर्क इंस्पायर्ड है हिंदू आर्किटेक्चर से और उसके अंदर हमें मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों की अश्काल नज़र आती हैं, जैसे कि हाथी, मोर और शेर वगैरह। अब तक की हमारी तमाम गुफ्तगू मरकूज़ थी इस किले के रिहायशी हिस्से के ऊपर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्से के बारे में, और सबसे पहली इमारत जो इस लिस्ट पे आती है वो है दीवान ख़ास। दीवान ख़ास की तामीर सन 1645 में शहनशाह शाहजहां ने करवाई। ये इमारत 53 फुट लंबी और 51 फीट चौड़ी है और इसकी तामीर के अंदर संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है। किले की शुमाली दीवार के साथ एक ऊंचे चबूतरे पे इस इमारत को तामीर करवाने के दो मकासद थे। एक तो ये कि यहाँ पर दरियाए रावी के मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सके, और दूसरा ये कि यहाँ पर आने वाली ठंडी हवा के मज़े लिए जा सकें। इस इमारत के पतले सतून, इसके छज्जे और इसके मेहराबों की कटाई की नज़ाकत इस बात को इंश्योर करती हैं कि इस इमारत के अंदर हवा का बहाव तेज़ रहे। दरबार ख़ास शहनशाह का शाही दरबार हुआ करता था। यहाँ पर ही वो वज़ीरों, मशीरों, शहज़ादों, राजों और महाराजाओं से मिला करते थे। दीवान ख़ास के फ़र्श की तामीर के अंदर मुख्तलिफ़ रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा बिल्डिंग के बिल्कुल बीचों बीच एक नहायत दिल फरेब प्याला नुमा फवारा भी नस्ब है, जिसके ऊपर नहायत खूबसूरत ज्योमेट्रिकल पेचीन आर्ट का काम किया गया है। दीवाने आम यानी हॉल ऑफ द पब्लिक, वो जगह कि जहाँ पर बादशाह आम रियाया के साथ इंटरैक्ट किया करते थे, उनके मसाइल सुना करते थे और अपने फ़ैसले सादर फरमाया करते थे। इस बिल्डिंग की भी एक नहायत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये दरबार तो तामीर करवाया था शहनशाह अकबर ने, लेकिन इसके सामने जो हॉल नज़र आ रहा है आपको, ये ओरिजिनली शहनशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था। मगर आज ये जिस हालत में मौजूद है, ये कंस्ट्रक्शन बरतानवी राज के ज़माने में करवाई गई थी। अंग्रेज़ दौर की एक और निशानी भी आप इस बिल्डिंग के अंदर देख सकते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे काले रंग के बार्स या रॉड्स इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनको इंस्टॉल करने का पर्पज़ ये था कि इस बिल्डिंग को अंग्रेज़ दौर के अंदर एक ज़माने तक हस्पताल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और इन रॉड्स की मदद से यहाँ पर पर्दे लटकाए जाते थे, जिससे कि उस हस्पताल को मुख्तलिफ वार्ड्स में तकसीम किया जाता था। इस हॉल के अंदर ही वो झरोका या वो खिड़की भी मौजूद है, जहाँ से बादशाह सलामत अपनी रियाया को अपना दीदार करवाया करते थे, और वहीं से ही अपनी तमाम रियाया के सवालात और मसाइल का हल फराहम किया करते थे। अगर हम मुगलिया आर्ट की बात करें तो लाहौर के शाही किले की पिक्चर वॉल का जिक्र नागुज़ीर हो जाता है। ये पिक्चर वॉल दुनिया में अपनी नौयत की सबसे तवील दीवार मानी जाती है। ये दीवार मशहूर है इसके ऊपर किए गए नहायत खूबसूरत ग्लेज़ टाइल वर्क के लिए। इस दीवार के ऊपर बनाई गई तस्वीरों के अंदर हम शाही ज़िंदगी के मुख्तलिफ अहम इवेंट्स को भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम इन तस्वीरों में जंगो जदल के मनाजिर, अफसानवी मखलूक़ात, रक़्स व मौसीकी और हिंसों को भी देख सकते हैं। शाही किला की यही इनफरादियत सन 1981 में इसको आलमी विरसा करार दिए जाने की एक बहुत बड़ी वजह साबित हुई। तमाम राजे महाराजे आर्ट अपनी ज़ात के लिए बनाते हैं और उनको किलों के अंदर लगाते हैं। ये दीवार बनाई गई है जो कि राया की तरफ फेस करती है। इसके साथ से दरिया गुज़रता था और राया की एस्थेटिक
प्लेजर के लिए बनाई गई ये दुनिया की वाहिद दीवार है। ये लाहौर शहर के शहरियों को भी सलाम है, जिनकी एस्थेटिक सेंस इतनी मजबूत है कि राजा को महसूस हुआ कि उसको अपनी रैयत के लिए ऐसी खूबसूरत आर्टिस्टिक वॉल बनानी है। जब यहाँ पर ब्रिटिश आए हैं तो उनको ये जो किला है रिहाइश के लिए मौजू नहीं लगा, तो उन्होंने इसको दिफाई किला बना दिया, इसके ऊपर ईंट की दीवार लगा दी। तो आगे की वो दीवार जो है वो ईंटों में चुन दी गई और पूरी पिक्चर वॉल जो है वो अभी तक हमारी नज़र से दूर है। अभी इस पे रेस्टोरेशन का काम हो रहा है। लाहौर के शाही किले के अहाते में ही बहुत सी मुख्तलिफ सोवीनियर शॉप्स मौजूद हैं, जहां से आप बादशाही मस्जिद और शाही किले समेत दीगर और बहुत से मॉन्यूमेंट्स के मॉडल्स ख़रीद सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल जो यहाँ पर अवेलेबल है वो है पेरिस के आईफिल टावर का। अगर सोचने की बात यह है कि फ़्रांस और पेरिस शहर से हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ लाहौर में शाही किले के अंदर ये मॉन्यूमेंट बिक रहा है, उसकी तस्वीर, उसके मॉडल्स बिक रहे हैं। लेकिन क्या इस शाही किले के मॉडल्स बाहर की दुनिया में बिक रहे हैं? इसका जवाब अमूमन ना ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद तमाम हेरिटेज साइट्स इंटरनेशनल लेवल पर उतनी वेल रिकग्नाइज्ड नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारे यूथ और हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत बड़ी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। वो ये मॉडल्स बना तो रहे ही हैं और लोकली ये मॉडल्स बिक भी रहे हैं, मगर इंटरनेशनल मार्केट में ये मॉडल्स नहीं पहुंच रहे। और यही वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है जिसको सीज़ किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ हमारे हेरिटेज साइट्स की रिकग्निशन वर्ल्ड वाइड बढ़ेगी और इसके अलावा हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स को भी मज़ीद नए बिज़नेस मार्केट्स एक्सप्लोर करने में मदद मिलेगी। साइट के इर्द गिर्द जो कम्युनिटी में क्राफ्ट पे काम किया जाता है, जो हैंडी क्राफ्ट है, वहाँ पे आर्टिजन्स होते हैं, वहाँ पे आर्टिस्ट होते हैं, तो उस हैंडी क्राफ्ट को प्रमोट करने की ज़रूरत है, जो कि टूरिज़म में कंट्रीब्यूट कर सकती है। यूथ का एक अहम रोल है साइट की हिफाजत में और उस साइट पर टूरिज़म को प्रमोट करने में। अडेप्टिव रीयूज से एक चीज़ है, जब तक हम इसका कोई एक कमर्शियल या क्या कहना चाहिए सेल्फ सस्टेनिंग कोई मॉडल नहीं ढूंढेंगे, तो हर वक्त हुकूमतों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पैसा डंप करते रहें। सो इन जगहों को, जैसे हमने अपने हमसाया ममालिक में, यूरोप में देखा है कि वो इन जगहों से एक टूरिज़म कैसे क्रिएट करते हैं। कहीं होटल्स क्रिएट किए हुए हैं, कहीं रेस्टोरेंट्स हैं, कहीं B&B होता है या मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं जिनसे पैसा जनरेट होता है। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको एक नए पैराए से देखें और उन जगहों को बारौनक बनाएं, उन जगहों से कोई कारोबार उसी पैराए में उसको ख़राब किए बगैर अगर करें तो मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा एक सस्टेनेबल मॉडल बनेगा। अब हम पहुंच चुके हैं शाही किले के आलमगीरी दरवाज़े के पास। यह दरवाज़ा औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने दौर में एक निजी एंट्रेंस के तौर पर तामीर करवाया था और उस दौर में शाही ख़ानदान के अफराद इसी दरवाज़े से होकर किले के अंदर पहुंचते थे। और इस दरवाज़े के बिल्कुल सामने मौजूद है बादशाही मस्जिद
और ये मस्जिद भी औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में ही तामीर करवाई गई थी। लाहौर की बादशाही मस्जिद मुगलिया तर्ज तामीर के शाहकारों में से एक है। लाल ईंटों और मिट्टी का काम मस्जिद के अंदरूनी और बैरूनी दोनों हिस्सों में किया गया है। मस्जिद की तामीर सिमेट्रिकल डिजाइन के तहत की गई है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में संगमरमर के टुकड़ों को निहायत खूबसूरती से जड़ा गया है और फ्रेस्को का काम भी करवाया गया है। फर्श पर सफ़ेद संगमरमर और संगे अबरी के मुसल्ले बने हुए हैं। इन डिज़ाइंस को इस सलीके से चुना गया है कि यहाँ से तकद्दुस छलकता दिखाई देता है। जैसा कि हमने अपनी कहानी के इब्तिदा में भी मेंशन किया कि लाहौर का ये शाही किला वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट पर मौजूद है। इस साइट के साथ एक और स्ट्रक्चर भी जुड़ा हुआ है जिसका नाम है शालामार बाग। इन साइट्स की प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है और इसमें नौजवान नस्ल अपना किरदार कैसे अदा कर सकती है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी ये एक ज़ाती लेवल पे भी ख्वाहिश है कि इन साइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके ताकि इन इमारतों की तहों से और भी माजी की कहानियाँ सामने आती रहें जो हमें अपने गुजरे हुए वक्त के साथ जोड़ सके। जो हमारे आर्किटेक्चरल हेरिटेज के काम हैं, जो कंजर्वेशन के हैं, उनमें हम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के बच्चों को जो आर्ट के हैं उनको शामिल करते हैं और वो तो बहुत ही शौक़ से और बहुत दिलचस्पी मेहनत से काम करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में आर्कियोलॉजी तो पढ़ाई जाती है लेकिन कंजर्वेशन या हेरिटेज पे कुछ ज़्यादा कोर्सेज़ नहीं हैं, तो वो भी हों। सो आई थिंक अगर यूथ को थोड़ी सा सही रास्ता दिखाया जाए, गाइड किया जाए और उनको एक पॉलिसीज़ के तहत इन चीज़ों के साथ जोड़ा जाए तो वो बहुत खुश होंगे और आएंगे। यूनेस्को के तमाम कन्वेंशन हमारी नौजवान नस्ल को हेरिटेज की बहाली और इसकी हिफाजत में शामिल करने की बात करते हैं। तो इस सिलसिले में यूनेस्को ने 1994 में वर्ल्ड हेरिटेज एंड यंग हैंड्स के नाम से एक एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू किया जिसका मकसद नौजवान नस्ल को कल्चरल हेरिटेज की बहाली और इसकी हिफाजत और कल्चरल हेरिटेज का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रोल है इसके बारे में आगाही देना था। मुगलिया दौर के ज़वाल के बाद भी इस किले ने बहुत से मुख्तलिफ अदवार देखे हैं और हर दौर में यहाँ पर नई कंस्ट्रक्शंस होती रही हैं, जैसे कि ये हजूरी बाग की बारादरी जो कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में तामीर करवाई गई थी। उनकी समाधि भी यहीं तामीर करवाई गई, मगर बहुत सी जंगों ने इस किले को और इसके अंदर मौजूद स्ट्रक्चर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। लेकिन इसके बावजूद ये किला और शालामार बाग लाहौर आज भी इस शहर की पहचान बने हुए हैं।